अपने स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इनमें से एक है पूर्व आईएएस अशोक खेमका, जो कि हरियाणा सरकार में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और दूसरे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी एसवाई कुरैशी, जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। इन दोनों लोगों ने अखबार में एक लेख लिखा है अलग अलग, परंतु दोनों को मिलाने के बाद वर्तमान भारत के लोकतंत्र की बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। एक पूर्व आईएएस बता रहे हैं कि किस तरीके से संविधान ने जो पॉजिटिव शक्तियां चुनाव आयोग को दिया है, उसका कहीं न कहीं नेगेटिव प्रयोग चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाएं मिलजुल कर रही हैं या होने दे रही हैं, और इन सब से जो भरोसे का संकट पैदा हो रहा है उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त बातें पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने लिखा है। आप याद करिए, मैं अब तक सैकड़ों बार कह चुका हूं कि लोकतंत्र भरोसे का नाम होता है। लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था भरोसे से बनती है, भरोसे से चलती है और भरोसे पर ही टिकी रहती है। लेकिन यदि यही भरोसा यानी विश्वास कमजोर पड़ने लगे, टूटने लगे, तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होती है। दोनों ही पूर्व आईएएस के लेख को जब मैं पढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने ही लिखा है और आज गलती से कहीं अखबार में छप गया। जी हाँ, दोनों लेखों में लिखी गई एक एक बात वही है जो अक्सर मैं सोचता हूं और अक्सर अपने वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाता भी हूं। हालांकि इन लोगों के लिखने का तरीका जरा सा अलग है, मगर मूल वही है। इनके लेख मुझे अपने इसलिए लग रहे हैं क्योंकि शायद हम सब की चिंता एक ही है, और वो चिंता है भारत का लोकतंत्र। वो लोकतंत्र जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी शहादत दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो लोकतंत्र जिसके लिए हम सैकड़ों साल तक लड़ते रहे। वो लोकतंत्र जिसका सपना फांसी को चूमने वालों ने देखा था। और जब वो लोकतंत्र खतरे में नजर आता है तो उसे चाहने वाले हर व्यक्ति की आत्मा एक ही तरह से रोती है, चाहे वो पूर्व आईएएस हो, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो, या फिर कोई बेरोजगार जो कुछ नहीं कर सका तो सोशल मीडिया में आके कॉकरोच बन गया और सवाल करने लगा। बहरहाल एकदम आसान भाषा में पूरी बात आपको समझाएंगे। कान और ध्यान दोनों हमारे साथ जोड़ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले पूर्व आईएएस अशोक खेमका जी की बातों को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। भारत में चुनाव किस तरीके से हो रहे हैं ये हम सबको पता है। असल में आत्मा की आवाज सुनकर कहा जाए तो भारत में जिस माध्यम से आजकल सरकारें बन रही हैं, लोग पदों पर बिठाए जा रहे हैं, चुने जा रहे हैं, उसे चुनाव कहना अपने आप में लोकतंत्र की अम्मा का भयंकर चरित्र हनन है। यानी भारत में वर्तमान चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है और तमाम संवैधानिक अदालतें चुनाव आयोग को जो करने दे रही हैं, ये किसी भी रूप में लोकतांत्रिक चुनाव की पहचान नहीं कहा जा सकता। हाल ही में मैंने आपको एक केस के बारे में बताया था जो कि डीएमके उम्मीदवार का मामला था, साल 2016 का था। उस चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगे थे, कई वोटों को खारिज कर दिया गया था, डीएमके उम्मीदवार को हरा दिया गया। संबंधित उम्मीदवार हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने रिकाउंटिंग के लिए आदेश दिया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल तक केस को लटका के रखा और बाद में कह दिया कि अब तो मामला बहुत पुराना हो गया है, फैसला देने का कोई अर्थ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल को खुला छोड़ दिया, यानी सवाल तक तय नहीं किए गए, जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। यह मामला ऐसा था कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज को कहना पड़ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह ठीक नहीं किया है। एक तो इतने दिन तक मामले को लटका के रखा, 6 साल तक, और ऊपर से सवाल भी तय नहीं किए, सवाल खुले छोड़ दिए। अब समझने वाला मामला यह था कि हाई कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है। हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि जो समय गुजर गया उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हर जगह आधिकारिक तौर पर जिन्हें उस वक्त हराया गया था डीएमके उम्मीदवार को, वही विधायक माने जाएंगे। हर जगह इनका नाम जोड़ो, उनको पेंशन की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और जिन्हें गलत तरीके से जिताया गया उनकी पेंशन वाली सारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। हालांकि उनसे वसूली नहीं होगी तनख्वाह की, क्योंकि उन्होंने पद पर रहते हुए काम किया 5 साल विधायक के तौर पर। तो अभी पूर्व आईएएस अशोक खेमका ने जो लेख लिखा है, उनके इस लेख का चिंतन भी यही है कि अदालतें चुनाव संबंधी मामलों को समय से डील नहीं कर रही हैं। इतना लंबा समय लग जाता है कि तब तक कार्यकाल ही पूरा हो जाता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का पर्चा खारिज कर दिया गया चुनाव आयोग के रिटर्निंग अफसर द्वारा, वो भी कथित रूप से गलत तरीके से, संपूर्ण बेईमानी करके। कांग्रेस के लोग चुनाव आयोग से सवाल करते रहे, चुनाव आयोग गूंगा बहरा बन के बैठ गया। ज्ञानेश कुमार आउट ऑफ कवरेज हो गए। ये केस जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव शुरू होने के बाद हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, चुनाव याचिका लेकर जाइए बाद में। अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर एक रिटर्निंग अफसर गलत तरीके से किसी उम्मीदवार
उम्मीदवार को चुनाव से बाहर कर दें तो इसको सुधारा कैसे जाए। पूर्व आईएएस लिखते हैं कि समस्या यह है कि चुनाव शुरू होने के बाद अदालतें चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 329 बी कहता है कि चुनावी विवाद आमतौर पर चुनाव खत्म होने के बाद और रिजल्ट आने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से उठाए जाने चाहिए। अब ऐसा करना जरूरी भी है, नहीं तो हर चुनाव में बहुत सारे लोग अदालत जाएंगे और चुनाव रुक जाएगा। तो चुनाव याचिका वाला सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि चुनाव तरीके से चलता रहे बिना रुकावट। यही कारण है कि अदालतें चुनावी प्रक्रिया के बीच में बहुत सावधानी से दखल देती हैं। लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब किसी उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज हो गया और वो चुनाव ही न लड़ पाए। आप सोचिए कि मीनाक्षी नटराजन यदि चुनाव याचिका लेकर जाती हैं, 7-8 साल बाद यदि अदालत में वो केस जीत भी जाए, क्योंकि अमृतकाल का हाल क्या है ये तो सबको पता ही है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो हो रहा है हम सबके सामने है। तो 7-8 साल बाद यदि मीनाक्षी नटराजन केस जीत भी जाए तो उस जीत के क्या मायने होंगे? वो तो हार से भी बड़ी हार होगी। यानी ये न्याय नहीं बल्कि सीधे अन्याय होगा, उसका कोई फायदा नहीं बचेगा। जिन्हें चोरी या डकैती करके गलत तरीके से सांसद बनाया गया वो पूरा 6 साल तक सांसदी का आनंद लेंगे। तो पूर्व आईएएस का तर्क ये है कि चुनावी प्रक्रिया को रोकना ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई साफ साफ कानूनी गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारने की व्यवस्था होनी चाहिए। गलत नामांकन खारिज होने को पूरी तरह से चुनाव के बाद तक टाला नहीं जाना चाहिए। अब बात आती है अनुच्छेद 324 की। आप अक्सर सुनते होंगे, चुनाव आयोग के लोग भी और खासकर भाजपाई लोग दावा करते हैं कि अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को चुनाव की पूरी प्रक्रिया देखने की ताकत मिली है, पूरा नियंत्रण उसके हाथ में होता है। बात तो सही है, चुनाव आयोग को पूरी ताकत है, इसलिए दी गई है ताकि वो निष्पक्ष चुनाव करा सके। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संपूर्ण चुनाव का नियंत्रण देता है। चुनाव की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ही सर्वोच्च संवैधानिक निकाय है इस मामले में। तो यहीं पर पूर्व आईएएस अशोक खेमका सवाल करते हैं कि अगर चुनाव आयोग चुनाव रद्द करा सकता है, चुनाव कानून का पालन करा सकता है, तो वो नामांकन जांच में रिटर्निंग अफसर की साफ कानूनी गलती को सुधार क्यों नहीं सकता? इसे जरा और आसान भाषा में समझिए कि चुनाव आयोग ही पूरी व्यवस्था देखता है चुनाव की, वही चुनाव की तारीख तय करता है, वही वोटिंग कराता है, वही गिनती कराता है, वही रिजल्ट घोषित करता है। कहीं गड़बड़ी मिले तो चुनाव रद्द भी कर देता है, दोबारा चुनाव कराता है। तो जब अनुच्छेद 324 ने उसको इतनी ताकत दे रखी है, फिर अगर उसी चुनाव आयोग के किसी अफसर ने कहीं गलती कर दी तो क्या उसकी जांच नहीं कर सकता चुनाव आयोग? उसके लिए चुनाव याचिका की जरूरत क्यों है? और यहीं पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पैदा ये होता है कि विपक्षी पार्टियों को बार बार अदालत में भागने की जरूरत क्यों है? वो वर्तमान चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार को जवाबदेह क्यों नहीं बनाते? मीनाक्षी नटराजन केस में ही जब चुनाव आयोग गूंगा बहरा बन के बैठ गया तो क्यों नहीं समूचे विपक्ष ने चुनाव आयोग के दरवाजे पर दस्तक दिया, जाके वहीं बैठ जाते अनिश्चित काल, ज्ञानेश कुमार से कहते कि निकलिए बाहर, बताइए किस आधार पर कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया गया है। ये क्या तरीका है कि आप 1-2 दिन जाके हल्ला मचाएंगे, उधर से कोई जवाब नहीं मिलेगा, वो सन्नाटा मार के बैठ जाएंगे, फिर आप वापस चले जाएंगे। आपको सुप्रीम कोर्ट या फिर चुनाव याचिका लेकर जाने की जरूरत क्या है? पहले तो आप ज्ञानेश कुमार से निपटिए। ज्ञानेश कुमार आके बाहर कुछ तो बोलते, कुछ तो बताते कि किस आधार पर उम्मीदवारी रद्द की गई है, कितने दिन भागे रहते, कितने दिन आउट ऑफ कवरेज होते। बहरहाल पूर्व आईएएस का सवाल यह है कि जब चुनाव आयोग के पास इतनी सारी ताकत है पूरा चुनाव मैनेज करने की, चुनाव को रद्द करने की, तो फिर यदि उनके अफसर ने कोई गलती कर दिया तो उसको सुधारने की ताकत इनके पास क्यों नहीं है? ये सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं? रिटर्निंग अफसर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत काम करता है, लेकिन वो चुनाव आयोग के संवैधानिक निगरानी के भीतर ही आता है। इसलिए चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि अधिकारी की गलती सुधारने के लिए उसके पास पावर नहीं है। ध्यान रहे, अशोक खेमका ये भी कहते हैं कि हर नाराज उम्मीदवार को तुरंत अपील का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इससे तो व्यवस्था और गड़बड़ा जाएगी। पता चला कि जितने लोग चुनाव हार रहे हैं सब चले जाएंगे और व्यवस्था चरमरा गई। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से गड़बड़ी दिख रही है, गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं और सामने से कोई जवाब नहीं मिलता, चुनाव आयोग कुछ भी नहीं बताता, तब तो मामला कुछ और है। अशोक खेमका के अनुसार कुछ गलतियां ऐसी हैं जिनको चुनाव आयोग सुधार सकता है। अगर कहीं कानून का साफ गलत अर्थ निकाला जा रहा है, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला हो रहा है, नामांकन को ऐसे आधार पर खारिज किया जा रहा है जो कानून में है ही नहीं, या फिर पहली नजर में कोई गैर कानूनी फैसला हो गया, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को सुधार करना चाहिए। इन्होंने एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। इनका कहना है कि अनुच्छेद 329 कहता है कि चुनावी प्रक्रिया में अदालती दखल कम होना चाहिए और 324 कहता है कि चुनाव आयोग के पास चुनाव की निगरानी और नियंत्रण की शक्ति है। आप देखेंगे कि भाजपाई सिस्टम और वर्तमान चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार अक्सर इन दोनों अनुच्छेदों को आपस में लड़ा देते हैं। भाजपाई सिस्टम कहता है कि चुनाव शुरू होने के बाद अदालती हस्तक्षेप नहीं हो सकता, पूरी पावर चुनाव आयोग के पास है। खुद चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर बार बार अपनी ताकत दोहराता है। मगर सवाल यह है कि ये दोनों अनुच्छेद एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं बनाए गए हैं। इन दोनों का
फाइनल टारगेट क्या है? फाइनल टारगेट है निष्पक्ष चुनाव। तो इन दोनों को लड़ाने की बजाय एक साथ मिलाकर पढ़ने की जरूरत है, जिससे निष्पक्ष चुनाव हो सके। यहीं पर उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 का भी जिक्र किया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की शक्ति देता है, जिसके सामने अनुच्छेद 324 यानी चुनाव आयोग की शक्ति भी थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो 142 का प्रयोग करके किसी भी मामले में फैसला दे सकता है, यानी जब सामान्य कानून से पूरा न्याय संभव न हो तो सुप्रीम कोर्ट विशेष आदेश दे सकता है अनुच्छेद 142 के तहत। लेकिन अमृत काल में हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 को चुनावी मामलों के लिए पूरी तरह से भूल चुका है। हालांकि पूर्व आईएएस अशोक खेमका ये भी लिखते हैं कि अनुच्छेद 142 कोई खुला लाइसेंस नहीं है कि कभी भी प्रयोग कर लिया जाए। इसका इस्तेमाल केवल असाधारण स्थिति में होना चाहिए, लेकिन असाधारण स्थिति में होना चाहिए जहां उम्मीदवार को साफ गैर कानूनी तरीके से बाहर किया गया हो और बाद की चुनावी याचिका से प्रभावी राहत मिलना मुश्किल हो। यानी मध्य प्रदेश वाले मामले में ही देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है कि गैर कानूनी तरीके से कथित रूप से उम्मीदवारी रद्द की गई कांग्रेस की, और चुनाव याचिका से जब तक फैसला आएगा तब तक उस फैसले का शायद कोई अर्थ न रह जाए। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव याचिका वाली सलाह देने की बजाय अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल शायद करना चाहिए था। पूर्व आईएएस बता रहे हैं कि चुनाव याचिकाएं अक्सर बहुत देरी से तय होती हैं। तब तक पता चलता है कि जीता हुआ उम्मीदवार काफी समय तक पद पर रह चुका होता है, राजनीतिक हालात बदल जाते हैं, इसलिए बाद वाला न्याय सिर्फ कागजी न्याय बनकर ही रह जाता है, और ऐसा कई बार होता है। इनके लेख का निचोड़ यह है कि चुनाव आयोग को सीमित सुधारात्मक शक्ति माननी चाहिए। अगर रिटर्निंग अफसर नामांकन में साफ कानूनी गलती करता है तो आयोग वोटिंग से पहले उसे ठीक करे। बहुत असाधारण मामलों में सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राहत दे सकता है। यानी वही बात कि चुनाव आयोग के भीतर यदि रत्ती भर बेईमानदारी होती तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता ही नहीं। कायदे से तो ज्ञानेश कुमार को ही इस मामले को देख लेना चाहिए था, खुद ही सुधार करना चाहिए था। लेकिन ये पूरा सिस्टम जब आप देखेंगे कि भाजपा के पास सिर्फ 2 ही राज्यसभा सांसद बनाने के विधायक थे, मगर फिर भी उसने तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया। सवाल है कि भाजपाइयों को यह भविष्यवाणी कहां से मिली थी कि कांग्रेस के उम्मीदवार का नामांकन कथित रूप से फर्जी तरीके से खारिज कर दिया जाएगा और इनको मौका मिल जाएगा निर्विरोध जीतने का। क्या इस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया था? क्या बीजेपी आरएसएस ने राज्यसभा चुनाव का भी पर्चा लीक करवा लिया था? बाकी तो आप जनमय करते हैं कि फलाने हैं तो मुमकिन है, लेकिन इस सारी प्रक्रिया से लोकतंत्र का जो भरोसा टूट रहा है, चुनावी लोकतंत्र का जो विश्वास कमजोर हो रहा है, वो भारत को बड़ी कमजोर स्थिति में लेकर जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि किसी लोकतंत्र में जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो गड़बड़ियां चौतरफा होती हैं। यानी जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो राजनीतिक पदों पर बैठे लोग जिम्मेदार नहीं होंगे, जवाबदेह नहीं होंगे। अब देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाए, वित्त मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। देश की साख मिट्टी में मिल जाए, प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाए, शिक्षा मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। देश में बड़े से बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, रक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। मणिपुर 3 साल से जलता रहे, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये सारी गैर जिम्मेदारी गलत चुनाव से ही पैदा हो रही है। जब सत्ता में बैठे लोगों को ये लगने लगे कि हमें जनता से क्या लेना देना, जो हम उनके प्रति जवाबदेह हों, तो ऐसी स्थिति बनी जाती है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी लिख रहे हैं कि संविधान की प्रस्तावना में लिखा शब्द बंधुत्व आज देश में सबसे ज्यादा जरूरी है। न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बात बहुत होती है, लेकिन भाईचारे और सामाजिक भरोसे की बात कम होती है। बंधुत्व का मतलब है देश के नागरिकों के बीच अपनापन, भरोसा, सम्मान और साझा नागरिकता की भावना। यानी हम अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और विचार के हों, फिर भी एक दूसरे को बराबर नागरिक माने। संविधान निर्माताओं ने समझा था कि भारत बहुलता वाला देश, अगर समाज में भाईचारा नहीं होगा तो न्याय, स्वतंत्रता और समानता भी कमजोर पड़ जाएंगी। डॉक्टर अम्बेडकर का मानना था कि भारत में सामाजिक असमानता बहुत गहरी है। अगर सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तो राजनीतिक लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाएगा। एक जबरदस्त बात इन्होंने लिखा है कि अदालत न्याय दे सकती है, कानून लागू कर सकती है, लेकिन लोगों के दिलों में भाईचारा जबरदस्ती पैदा नहीं कर सकती। दिलों में भाईचारा समाज, शिक्षा, राजनीति और नागरिक व्यवहार से बनता है। और आज ये मुद्दा जरूरी है, इसलिए क्योंकि आज समाज में अविश्वास, नफरत, ध्रुवीकरण और कटु भाषा यानी कड़वी भाषा, लोग एक दूसरे को नागरिक के बजाय दुश्मन की तरह देखने लगे हैं। चुनावी लाभ के लिए कुछ नेता समाज को बांटते हैं, इससे उन्हें थोड़े समय के लिए फायदा मिल सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए लोकतंत्र और समाज दोनों में कमजोरी आती है। याद करिए, यही बातें मैं लगातार दोहराता हूं। आगे इन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र में असहमति बहुत जरूरी होती है, विरोध और बहस जरूरी है, लेकिन जब असहमति दुश्मनी में बदलने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इससे बहुत नुकसान होता है। इनका कहना है कि देश की एकता केवल कानून या सेना से नहीं बनती, असली ताकत तब बनती है जब हर नागरिक को लगे कि ये देश उसका भी है और उसे बराबर सम्मान मिलेगा। संविधान का चौथा वादा बंधुत्व आज बहुत जरूरी है। अगर समाज में भरोसा और भाईचारा नहीं बचा तो न्याय, स्वतंत्रता
समता और समानता भी केवल कागज पर रह जाएंगी। अब आप दर्शक ही देखिए कि किस तरीके से अमृतकाल के भीतर हर एक वर्ग को दूसरे से लड़ाया जा रहा है, दूसरे के खिलाफ डर पैदा किया जाता है, बताया जाता है कि अगर हम नहीं जीते, वो लोग जीत गए तो तुमको फलाना मार देगा। और मैंने तो राजनीतिक बंटवारा परिवारों में भी देखा है, बाप बेटे के बीच देखा है, करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में देखा है। राजनीतिक कटुता के कारण ऐसा बंटवारा शायद हिटलर ही कर पाया होगा। दुनिया में ऐसा डेंजरस इतिहास बहुत ही कम मिलेगा जहां बेरोजगार बेटा पिता के सामने यह नहीं कह सकता कि निठल्ली सरकार की गलतियों के कारण बेरोजगार रह गया, परीक्षाएं नहीं हो पाई, पर्चा लीक हो गया, क्योंकि पिता अंधभक्त है। बेटे को डर है कि नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएंगे, घर से निकाल देंगे तो कहां जाऊंगा। बाकी किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, पहचान के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लड़ाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए, ये हम सब देख ही रहे हैं। और इसका कितना भयंकर नुकसान देश को होने वाला है या हो रहा है, ये भी हम सबके सामने है। तो कुल मिलाकर अमृतकाल में जो फार्मूला है कि बांटो और राज करो, इसे समझते हुए ये नागरिकों की जिम्मेदारी है कि टुच्चे नेताओं के जाल में न फंसें, बंधुत्व को बनाए रखें और इसके साथ ही निष्पक्ष चुनाव का माहौल भी तैयार करें। इस मामले में आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।